हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, जिसको आप एनसीईआरटी बुक में किस नाम से देख सकते हैं? हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को हम कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हैलोजेंस होता है वो क्या होता है कि जो कंपाउंड्स एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसको कंटेन करते हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं? हैलोजेंस। ठीक है एवरीवन, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो पहले आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं या आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि थ्योरी सेशन है। तो कोई भी थ्योरी सेशन स्टार्ट करने से पहले या कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। क्या हमारा रूट रहेगा, क्या मैप रहेगा, क्या हम फॉलो करेंगे, कहाँ तक हम जाएंगे, किस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास में कवर किए जाने वाले टॉपिक। पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जिसको एक्स से हम दिखा रहे हैं। एक्स इज ए जनरल सिंबल फॉर हेलोजन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हेलोजन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, मतलब आर एक्स, जिनमें एलिफेटिक चेन से हेलोजन अटैच्ड हो। फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स। देन फिर मैं सेशन को समराइज करूंगा। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहला टॉपिक जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स है उनमें हम क्या पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में? जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एटसेट्रा। तो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स दोनों कवर करेंगे, हेलो एल्केन्स की भी और हेलो अरीन्स की भी। आर एज फॉलोज। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चाहे एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ है हेलोजन, मतलब जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, या हेलो मीथेन, हेलो इथेन एटसेट्रा, या फिर हेलो अरीन्स मतलब बेंजीन से Cl, Br, I, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, कुछ भी है। दीज आर पोलर कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है ये एक पोलर बॉन्ड है, क्योंकि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, या आप कह सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जो हेलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है, जिस वजह से हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करता है एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। एंड सिमिलरली कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अवे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो कार्बन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एंड इसी वजह से इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी आ जाती है, और ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाता है, और इस टाइप के कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स हो जाते हैं। अब जहां भी पोलर कंपाउंड्स होंगे, जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, वहां पर इंटरेक्शंस आएंगी स्ट्रॉन्गर देन वेंटर वॉल इंटरेक्शन, चाहे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो या किसी भी टाइप की आयनिक इंटरेक्शंस हो। So definitely they have higher boiling point due to dipole dipole interactions. दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ वेंट्रपोल इंटरेक्शंस होती हैं, नॉन पोलर होते हैं वो नेचर में। हाइड्रोकार्बन्स से दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इनका क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ती है, राइट? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड कैसे हो जाएगा? आर आई, आर बी आर सी एल और आर एफ। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है, क्योंकि साइज ऑफ हेलोजन भी तो बढ़ रहा है,
तो जितना ज्यादा साइज, आप ये सब बात समझिए, मॉलिक्यूलर मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। बट जब हम हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन्स या हेलो अरेन्स को कंपेयर करते हैं कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले, तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भी देखते हुए चलना है। बट इस टाइम पे अभी हमें क्या देखना है, सिर्फ आप यहाँ पर देखेंगे डोमिनेटली मॉलिक्यूलर मास। दिस इज बिकॉज विद इंक्रीज इन साइज होता क्या है, मास ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेट चेन एल्काइल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड विद ब्रांच। स्ट्रेट चेन के जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच क्या होती है, आप बताइए, जैसे जैसे ब्रांच आपकी इंक्रीज होगी, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होगा, वैन डर वाल इंटरेक्शंस कम होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेट चेन एल्काइल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड विद ब्रांच्ड चेन एल्काइल हैलाइड ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। Hence boiling points of isomeric haloalkanes, आइसोमेरिक जैसे आपका 5 कार्बन की चेन को जो है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल, पेंटेन, आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कम है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिस वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली कम होगा। तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रेट चेन जो एल्काइल हैलाइड्स हैं हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड विद ब्रांच। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया घटता है, सरफेस एरिया घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया ब्रांचिंग बढ़ने पर कम होता है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग क्लियर होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। ये आपने देखा CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन की चेन और एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है, फिर से 4 कार्बन की चेन और एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है, फिर से 4 कार्बन है इस मॉलिक्यूल में बट एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है, बट कार्बन की चेन 3 की है। फर्क क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 पर ब्रोमो है, यहाँ पर 2 पर ब्रोमो है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई, और यहाँ पर कितने पर है, 2 पर ये ब्रोमो, बट 2 पर मिथाइल भी है, मतलब यहाँ पर चेन की लेंथ भी कम हो गई। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट इन 3 मॉलिक्यूल में चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर स्ट्रेट चेन से ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट चेन जो है वो कम हो रही है और ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, और सरफेस एरिया कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा ड्यू टू लेस वैन डर वाल इंटरेक्शंस, मतलब वैन डर वाल इंटरेक्शंस कम होंगे। तो आप देख सकते हैं 375, फिर नेक्स्ट का है 364 और नेक्स्ट का है 346। अगर आप इसको कंपेयर करें जो कि हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देखो मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे हमें मेल्ट कौन होता है, सॉलिड मेल्ट होता है, मेल्ट कौन होता है, सॉलिड। और सॉलिड जो होते हैं उनके केस में क्लोज पैकिंग देखनी होती है, जितना ज्यादा क्लोज पैक होगा, जितना ज्यादा क्लोज पैक होगा उतना अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होगा। बट बॉइलिंग पॉइंट इनका नियरली सेम रहता है, आप देख सकते हैं 453, 446 और 448। आप ये भी देख सकते हैं कि ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद है, और फिर मेटा वाले का बॉइलिंग पॉइंट है। ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग में आएगा, ऑर्थो, पैरा और फिर मेटा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। बॉइलिंग पॉइंट देखते टाइम आपको डाइपोल इंटरेक्शंस चेक करनी है, आपको देखना है क्या इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका क्या देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या ब्रांचिंग किस तरीके से है, ये कितना क्या कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट में
कितना वेंडरवॉल इंटरेक्शन कितना अच्छा हो सकता है। जितना अच्छा वेंडरवॉल इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट मेल्टिंग पॉइंट के केस में आप देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के केस में ऑर्थो सबसे ज्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट वो पैरा का, उससे कम ऑर्थो और उससे कम मेटा, मतलब पैरा ऑर्थो मेटा। रीजन क्या है, पैरा वाला जो है वो सिमिट्रिकली पैक हो जाता है, सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं 1-4 रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पैरा, और ये वाला सिमिट्रिकली पैक हो जाता है। सिमिट्रिकली होने की वजह से, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसको मेल्ट करना इतना इजी नहीं है, तो ज्यादा टेम्परेचर देके मेल्ट करना होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो आप सिंपल ये कहेंगे कि जो हमारा जितनी ज्यादा सिमिट्री होगी मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे, जितना ज्यादा सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसको मेल्ट करना उतना ही थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर होने पर क्लोज पैकिंग बढ़ जाती है, और जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी इसका मतलब क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ब्रोमो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हैवियर देन वाटर, वाटर मतलब H2, और जो हमारे लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं जिनमें एक कार्बन की चेन होती है या दो कार्बन की चेन होती है, दे आर वेरी वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत बहुत कम घुलनशील होते हैं वाटर में, बट अदर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है, बिकॉज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, और ना ही वो वाटर में प्रेजेंट OH बॉन्ड को ब्रेक करने में एबल है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। जैसा कि देखने से पता लग रहा है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो पोलर होना चाहिए, क्योंकि कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो इनको पॉइंट से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन, ड्यू टू विच क्या होगा, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्लोजर टू द हेलोजन एटम, और हेलोजन एटम के ऊपर आ जाएगा, हेलोजन एटम बियर्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस। फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, और ब्रोमीन से आयोडीन जाने पर साइज एटम का बढ़ता है, मतलब आयोडीन का साइज क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इन हेलो अरीन्स अगर हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन इज बॉन्डेड टू हेलोजन एंड CX बॉन्ड इज आल्सो पोलर। वो तब भी पोलर है, sp2 में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp2 है किसमें, बेंजीन के केस में, और वो कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp3, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में उसमें S करेक्टर ज्यादा है, और जितना ज्यादा S करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन हेलो अरीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन इज बॉन्डेड टू हेलोजन, बट फिर भी वो बॉन्ड पोलर है, एंड CX बॉन्ड इज आल्सो पोलर एज इन हेलो एल्केन्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहे वो कार्बन हो गया हो उसके अंदर S कैरेक्टर ज्यादा हो गया होगा, बट फिर भी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो बॉन्ड फिर भी पोलर होगा कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी। कार्बन अगर क्या कर लेता है, ड्यू टू 33%, अराउंड 33.33% एस करेक्टर की वजह से, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, फिर भी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो बॉन्ड क्या होगा, पोलर ही होगा। तो ओवरऑल आप ये कहेंगे कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये पोलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं हेलो एल्केन्स मैंने आपको बताया क्या होता है, और इनकी हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही क्या होता है कि हेलो एल्केन्स क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शन ये दे सकते हैं वो समझ लेते हैं।
हेलो एल्केन्स आर एक्चुअली हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बन हेलोजन बॉन्ड या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर आर एक्स। आर यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी चेन हो सकती है, एक कार्बन की, दो कार्बन की, तीन कार्बन की, चार कार्बन की, पांच कार्बन की, एटसेट्रा। आर कोई एल्काइल चेन है क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की। आर कोई अराइल ग्रुप नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की। आई होप समझ में आया होगा। ये बात मैं बता चुका हूं कि जो ये आर एक्स बॉन्ड है ये पोलर है। ये आर एक्स बॉन्ड क्या है? पोलर है। और पोलर है तभी ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो हेलो एल्केन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर आर एक्स बॉन्ड। द रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स मे बी ऑफ थ्री टाइप्स। तीन टाइप की रिएक्शंस ये दे सकते हैं। वो हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आए और दो जो न्यूक्लियोफाइल पहले से अटैच्ड है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे। तो कब सब्स्टिट्यूट करवाएगा? जब कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा और जो अटैच्ड वाला है जिसको हम लीविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं वो एक वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है। या फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस, भाई दो चीजें एक साथ निकल जाएं, एक चीज निकल जाए, एलिमिनेशन हो जाए किसी चीज का। एंड रिएक्शन विद मेटल्स, जैसे हम पढ़ेंगे इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन। वैसे गिलमैन रिएजेंट भी होता है बट मेनली हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस। ठीक है। आई होप आपको ये तीन टाइप की रिएक्शन समझ में आ रही होंगी कि रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स मे बी ऑफ थ्री टाइप्स: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। चलिए इन्हें वन बाय वन कवर करते हैं। पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दीज आर एज फॉलोज। पहली क्या है हमारी? न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम ही बता रहा है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद ए हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या हमारा? आर एक्स। तो इसमें जो हमारा एक्स है वो लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, जो हमारा हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैविंग ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, जिस वजह से कार्बन हेलोजन बॉन्ड के केस में हेलोजन बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। दीज रिएक्शंस प्रोसीड ईदर बाय SN1 और बाय SN2। SN1 क्या है? S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 हो जाएगा बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN1 इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। वैसे 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। और SN2 नाम दिया गया क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर। ठीक है। अगर हम SN2 और SN2 को भी देखेंगे अभी, तो इसमें होना क्या है? दोनों केस में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जो ऑलरेडी अटैच्ड है। ठीक है। SN1 जो है वो एक स्टेप में हो गया, दो स्टेप में। अब याद रखना है कि अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो मतलब 2 स्टेप, और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो मतलब 1 स्टेप में होगी। ठीक है। अब 2 स्टेप कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। मेन फीचर्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। पहले SN1 को डिटेल में देखेंगे फिर SN2 देखेंगे। तो SN1 रिएक्शंस क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या है इनका मेन फीचर? पहली बात तो ये कितने स्टेप में होती है? रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स में। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसा कि मैंने बताया कि 1 जो है वो काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करनी है। तो रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर। रेट का न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ओनली सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। और कौन सी काइनेटिक्स फॉलो हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्वेट या सबस्ट्रेट, या फिर आप बोल सकते हो रेट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसके नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें 2 स्टेप होते हैं।
पहला स्टेप में क्या होता है, कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड एंड गेट्स रीअरेंज, अगर पॉसिबल है, मान लीजिए कहीं पे रीअरेंजमेंट के थ्रू टर्शरी कार्बोकटाइन बनने की पॉसिबिलिटी और पहले प्राइमरी है, तो वो टर्शरी बनना ज्यादा पसंद करेगा, और जो मेजर प्रोडक्ट या जो हाईली स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो टर्शरी वाला होगा, ठीक है, ना कि प्राइमरी वाला। तो इन स्टेप वन कार्बोकटाइन is formed and gets rearranged if possible. टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स एंड पोलर सॉल्वेंट्स, मैंने कहा ना टर्शरी वाले कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप है एंड पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1। टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स एंड पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या फेवर करेंगे, SN1 रिएक्शन को। जैसे वाटर, ये भी एक पोलर सॉल्वेंट है, अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट है। इन स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द अबव। अब जो जब हमारा क्या बन गया, कार्बोकटाइन बन गया स्टेप वन में, मैं आपको रिएक्शन के थ्रू भी दिखाऊंगा। जब हमारा कार्बोकटाइन बन गया स्टेप वन में, तो कार्बोकटाइन होता है प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब प्लेनर होने की वजह से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो गई नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल, जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके पास। एक हो गई उसके पास ऊपर से अटैक करने के प्लेन के, और एक हो गई उसके पास प्लेन से नीचे से अटैक करने की, ठीक है। तो होगा क्या, दोनों पॉसिबिलिटीज कितनी है, दोनों पॉसिबिलिटीज 50-50% है। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज 50-50% है, तो डेफिनेटली क्या होगा, अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे भी से भी हो सकता है। तो जितना प्रोडक्ट ऊपर से अटैक होने पे बनेगा, उतना ही प्रोडक्ट नीचे से अटैक होने में बन जाएगा, जिसको हम एक मिक्सचर कहेंगे और नेम होगा रेसिमिक मिक्सचर। तो इन स्टेप 2 न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अबव एंड बिलो द प्लेन, देयरफॉर रेसिमिक मिक्सचर कैन बी फॉर्म्ड। एग्जांपल समझ लेते हैं रिएक्शन के थ्रू। पहले स्टेप में क्या होता है, मान लीजिए आपने लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये क्या आपका टर्शरी ब्यूटाइल, C पर CH3 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 और Br। सो एक कार्बन जो सेंटर में है उस पर कितने CH3 है, 3 CH3, और एक क्या है Br। इसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। स्टेप वन में आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Br यहाँ से निकल जाएगा, और होगा क्या, जब Cbr का जो बॉन्ड है वो एक पोलर बॉन्ड है, पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Br इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ रखेगा और इट विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इस पर पूरा पॉजिटिव, इस पर पूरा नेगेटिव। अब ये बन गया आपका कार्बोकटाइन, क्योंकि कार्बन पर आ चुका है कटाइन। कैसा कार्बोकटाइन, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बन गया टर्शरी कार्बोकटाइन या फिर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होना चाहिए, इस कार्बोकटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा विद टू पॉसिबिलिटीज, या तो अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मान लीजिए अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इस वाले को आप लीविंग ग्रुप कह सकते हैं, Br नेगेटिव को, बट जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो है OH नेगेटिव। अब हो सकता है वो अबव से अटैक करे या हो सकता है बिलो से अटैक करे। अगर वो प्लेन के ऊपर से अटैक कर रहा है तो एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा, और प्लेन के नीचे से अटैक करने पे एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अभी जो बात है स्टेप 2 में, वो हमें प्रोडक्ट मिल गया जिसका नाम है, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हमने स्टार्ट किया, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन बना, फिर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन पर अटैक हुआ OH नेगेटिव का, जो कि एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो हमारा क्या बन गया, CH3 होल थ्राइस COH। मतलब कुछ भी नहीं हुआ इसमें, जितने भी कार्बन थे एज इट इज है, बस जो Br है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया विद OH। तो ये बन गया आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल, और इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। आप इसका आईपीएक नेम भी लिख सकते हैं, 1,2,3 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ओल। आई होप आपको ये रिएक्शन और ये सारे स्टेप्स SN1 के समझ में आए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेन फीचर्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो SN2 भी खत्म करते हैं। SN2 क्या है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां पर हमें क्या दिखा रहा है कि बायोमोलिकुलर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बायोमोलिकुलर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 आएगा, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स ये फॉलो करेगा। SN2 का कौन सी काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर की,
या सेकंड ऑर्डर की? बताइए। अगर 2 है तो ये कह रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करेगा, बट 2 है तो ये एक ही स्टेप में हो, तो ये काइनेटिक्स और स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करेगा, 1 था तो वो 1 ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो की, और 2 है तो कौन से ऑर्डर की? सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स। और फर्स्ट आप कह सकते हो 1 का मतलब क्या है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड कर रही है, वो है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक ही बात पर, वो है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अगर वो जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा अटैक करेगा, उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब SN2 में और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, कंडीशंस क्या रहेंगी। प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN2। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेंगे वो इसको फेवर करेंगे। और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो SN2 हम देखेंगे तो इसमें जो अटैक होता है वो बैक साइड अटैक होता है, इसलिए इसको खराश इफेक्ट या 180 डिग्री इफेक्ट भी बोल देते हैं। अब होगा क्या खराश इफेक्ट या 180 डिग्री इफेक्ट की वजह से? सॉरी फॉर दैट, इसको खराश इफेक्ट नहीं, खराश इफेक्ट किसको बोलते हैं? परऑक्साइड वाले को। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये 180 डिग्री पर अटैक होता है या बैक साइड अटैक इसको बोल देते हैं। खराश इफेक्ट किसको बोल देते हैं? पर ऑक्साइड, जिसमें हम पर ऑक्साइड लेके चलते हैं जो हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन की तरफ जाता है। ठीक है, मैं जो अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ SN2 का, वो क्या है हमारा SN2 का पॉइंट? SN2 ये कहता है कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 का मतलब यहाँ पे बाई मॉलिक्यूल है। बाई मॉलिक्यूल मतलब स्टार्टिंग में ही 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। 2 कौन कौन से? एक तो सबस्ट्रेट ही है और एक आपका हो गया कौन, बताओ? न्यूक्लियोफाइल। तो ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करेगा। ये कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करेगा? सेकंड ऑर्डर की। और साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है, बताइए इंपॉर्टेंट बात कौन सी हो सकती है? एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। कॉन्संट्रेटेड मैकेनिज्म होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, मतलब वन स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता। क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा? के किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी। ठीक है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है ये? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकटायन नहीं बनता इसमें, जैसे SN1 में बनता है, इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उस स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग की प्रोसेस होती है और फिर फाइनली आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और जिसको टूटना है वो टूट जाता है। रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप ओनली। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो भी आपका रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर R है तो वो S हो जाएगा और S है तो वो R हो जाएगा। As the attack of nucleophile occurs from the back side of reactant, मतलब 180 डिग्री ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए आपने लिया प्राइमरी टाइप का एल्काइल ग्रुप, कोई लिया प्राइमरी टाइप का हालाइड CH3Cl, जिसको हम कह सकते हैं मिथ प्लस एन मिथेन, और क्या है हेलो मतलब क्लोरोमिथेन, या फिर आप कह सकते हो मिथाइल क्लोराइड। CH3Cl पर जब OH नेगेटिव जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और Cl यहाँ पर लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, है ये भी न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह काम कर रहा है पर? लीविंग ग्रुप। और OH नेगेटिव किसकी तरह काम कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो कहां से अटैक करेगा? बैक साइड अटैक। कितने डिग्री से? अप्रोक्स 180 डिग्री से। कैसा अटैक होता है इसमें? बैक साइड अटैक। अप्रोक्स कितने डिग्री से अटैक होता है? 180 डिग्री से। जैसे ही इसने अटैक किया तो हुआ क्या? OH का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनने लगा और एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। इस पे C और Cl का बॉन्ड तो हो रहा है ब्रेक, और COH का बॉन्ड हो रहा है फॉर्म, और तीनों जो ग्रुप लगे हुए हैं H लगे हुए हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। फाइनली क्या होगा? OH तो जुड़ जाएगा और Cl जो है वो जो ब्रेक हो रहा था वो ब्रेक हो जाएगा। वो किसके साथ चला जाएगा? आपका जो H2O के साथ H पॉजिटिव आयन होगा। मान लीजिए यहाँ हमने क्या यूज किया, मान लीजिए कोई भी काउंटर आयन इसके साथ होगा, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, H पॉजिटिव हो गया, एटसेट्रा। तो ये Cl नेगेटिव उसके साथ काउंटर आयन के साथ निकल जाएगा। हुआ क्या यहाँ पर? C 3H और OH। अब जो Cl पहले बिल्कुल राइट साइड में था, अब बिल्कुल लेफ्ट साइड में। खास तो देखने में पता लग रहा है कि ये आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, बट कॉन्फ़िगरेशन में जो इन्वर्जन होता है वो होता है R2S या S2R, मतलब रेक्टस टू सिनिस्टर और सिनिस्टर टू रेक्टस। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें देखना होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
वेज जो सॉलिड बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, वेज सॉलिड बॉन्ड, ये वेज वाला बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी ये डैश वाला बॉन्ड है, और ये जो डार्कन वाला है ये वेज वाला है। ये जो डार्कन है इसको सॉलिड बॉन्ड बोल देते हैं, ये वेज वाला है, वेज। और जो दूसरा है ये डैश 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 हमें दिख रहे हैं, इसको डैश बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, डैश बॉन्ड। तो जो वेज बॉन्ड है वो दिखा रहा है कि जो ये बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड पे लगा हुआ है वो टुवार्ड्स द व्यूअर्स है, मतलब व्यूअर्स की तरफ, जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ। और जो डैश बॉन्ड दिखा रहा है कि अवे फ्रॉम द व्यूअर्स है, मतलब किससे दूर, बताइए, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स का मतलब हो गया आपका ऑब्जर्वर से दूर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों पर ध्यान देना है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हलाइड्स टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल हलाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो सबसे कम रिएक्टिव टर्सरी हलाइड, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ लाइक हलाइड्स ऑफ टुवर्ड्स SN1 बिल्कुल इसका अपोजिट, टर्सरी सबसे ज्यादा, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे लास्ट में आता है आपका हेलो मिथेन, या आप कह सकते हो मिथाइल हलाइड। इन SN2 मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, किस पे डिपेंड कर रहा है रेट, स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। भाई कोई न्यूक्लियोफाइल कितनी जल्दी से अटैक कर रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा SN2 के केस में जो रेट है वो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करेगा, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों बात पे डिपेंड कर रहा है। तो कितना स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियोफाइल इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि रेट रिएक्शन का कितनी तेजी से होगा, कितनी जल्दी वो रिएक्शन पर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बना देगा, सबस्ट्रेट पर अटैक कर देगा और प्रोडक्ट बना देगा। द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स कैसे हो सकती है, CN नेगेटिव सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, फिर I नेगेटिव, देन OR नेगेटिव एल्कोक्सी, OH नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव और H2O, CH3CO नेगेटिव H2O, और देन आपके हेलोजन जैसे फ्लोरीन F नेगेटिव, ठीक है। और इनमें भी अकॉर्डिंगली होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है कौन कम है। Some basic stereochemical principles and notations are discussed below, जैसे कि हमारे एनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, PPL क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑर्डिनरी लाइट क्या है, एटसेट्रा। तो सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कहाँ रोटेट कर देते हैं, मैं बताऊंगा PPL क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो कुछ कंपाउंड्स रोटेट कर देते हैं व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और आप क्या कहेंगे, द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड, द एंगल बाय विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेटेड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलरीमीटर। देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, ये आपका ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जो सभी डायरेक्शंस में आपकी लाइट को वाइब्रेट करा रहा है। ये आपका निकोल प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से जैसे ये ऑर्डिनरी लाइट अभी सभी डायरेक्शन में सभी प्लेन्स में वाइब्रेट कर रही है, बट जैसे ये निकोल प्रिज्म से पास होगी उसके बाद ये सिर्फ एक ही प्लेन से क्या करेगी, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अब वाइब्रेट कर रही है इस तरीके से, ऊपर नीचे, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये लाइट प्लेन के लिए पोलराइज होगी, अब इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं PPL, क्या कह सकते हैं, PPL। जैसे आप इस लाइट को सब्सटेंस से पास कराएंगे तो होगा क्या, मान लीजिए लाइट इस तरह से स्ट्रेट थी पहले, तो इस सब्सटेंस से पास होने के बाद वो कुछ ना कुछ डिग्री पर मुड़ जाएगी, चाहे लेफ्ट मुड़े या राइट में मुड़े, रोटेट हो जाएगी। तो सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा डिग्री से क्या हो चुके हैं, रोटेट हो चुके हैं। कितने से रोटेट हुए हैं, अल्फा से। इनको हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें। मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन भी इसके अंदर होता जो वापस से इसको लेफ्ट में इतना ही रोटेट कर देता, मान लीजिए 10 डिग्री राइट में हुआ तो लेफ्ट में 10 डिग्री करना है इसे एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा क्या, हमें मिलेगा नो रोटेशन वाला पॉइंट, और हम क्या कह देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब रेसमिक मिक्सचर भी मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। इफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे अभी मैंने दिखाई आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
व्हेन पास थ्रू ए सब्सटेंस द सब्सटेंस इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्लस में मतलब डेक्स्ट्रो मतलब राइट की साइड रोटेट कर रही होगा। इफ इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप कह सकते हो लेफ्ट की साइड, सब्सटेंस इज नोन एज लीवो रोटेटरी, एल और नेगेटिव, इसको हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। आई होप आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी समझ में आए होंगे। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू इट। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन है कायरल, तो उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड इसकी ज्योमेट्री तो आपको समझ में आ गई है, टेट्राहेड्रल टाइप की होती है। आई होप ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कायरल कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू इट। कायरल मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, पजेसेस एटलीस्ट आप कह सकते हो एक कायरल कार्बन एटम होना चाहिए उसके अंदर, और जो एलिमेंट्स और सिमेट्री है वो एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कायरल कार्बन क्या है, कायरल मॉलिक्यूल क्या है। कायरल कार्बन समझ में आ गया, अकायरल कार्बन होता है इसी तरीके से अकायरल मॉलिक्यूल होगा। रेसमिक मिक्सचर जो SN1 के केस में बनता है, इट इज द इक्विमोलर मिक्सचर, क्योंकि उसके केस में जो कार्बोकैटायन फर्स्ट केस में जनरेट होता है उस पे चांसेस होते हैं दो तरफ से अटैक करने के लिए, इधर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। अगर अबव द प्लेन अटैक हो रहा है तो डेफिनेटली 50% प्रोडक्ट बनेगा, और बिलो द प्लेन अटैक हो रहा है तो फिर से 50%। तो उस मिक्सचर को हम बोलते थे रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि अमाउंट सेम है, तो जितना एक 50% वाला राइट में रोटेट करेगा उतना ही दूसरा 50% वाला लेफ्ट में कर देगा, और हो क्या जाएगा, वो मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर like is the equimolar mixture of enantiomers and diastereomers and inactive, optically inactive due to external combustion। क्या कहेंगे आप, रेसमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स। अब अकेला अगर डेक्स्ट्रो होता तो राइट में रोटेट कर देता, अकेला अगर लीवो होता तो लेफ्ट में रोटेट कर देता, बट रेसमिक मिक्सचर में दोनों है और वो भी इक्विमोलर मिक्सचर है, तो इज ऑप्टिकली inactive due to external compensation। This phenomena is known as racemization। इस टाइप के इनको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर। अब आता है SN2 की बात। तो फर्स्ट में हमें SN1 में रिएक्टिविटी देखनी है और स्टेबिलिटी देखनी है किसकी, कार्बोकैटायन की। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं SN1 के केस में, ये देखना है। SN2 के केस में देखना है कि बैक साइड अटैक होगा, तो जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतने धीरे से अटैक होगा, ठीक है। और जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना जल्दी अटैक होगा। तो जितना छोटा मॉलिक्यूल रहेगा, तो आप ये कह सकते हैं जितना प्राइमरी टाइप का रहेगा उतना इजीली अटैक हो जाएगा। सेकेंडरी में थोड़ा मुश्किल, टर्शरी में और ज्यादा मुश्किल, और मिथाइल क्लोराइड CH3X में और भी इजीली अटैक हो जाएगा। तो द बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 reactions में give rise to product whose configuration is opposite to that reactant। give rise to a product whose configuration is opposite to the reactant। ये मैं आपको बता चुका हूँ। SN2 के केस में बैक साइड अटैक होने की वजह से 180 डिग्री अटैक होने की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो R से S और S से R हो जाता है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम कह देते हैं वेल्डन इन्वर्जन। Therefore, during SN2 reactions, inversion of configuration occurs। This 100% inversion of configuration is known as Weldon inversion। ठीक है, तो during SN2 reactions, inversion of configuration occurs। अब डिपेंड करता है कि इन्वर्जन जब हो रहा है या जब अटैक होगा, बैक साइड अटैक जो इसमें होता है, जो इसमें क्या होता है बैक साइड अटैक, वो किस मॉलिक्यूल पर हो रहा है, वो छोटा मॉलिक्यूल है या थोड़ा सा हिंडर्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज वेल्डन इन्वर्जन। जैसे आपने अम्ब्रेला देखे होंगे ना, अगर बहुत तेजी से हवा आ गई और नीचे से अम्ब्रेला में हवा लगी और वो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, तो कंप्लीटली उसी तरीके से ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं, वेल्डन इन्वर्जन। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम देखेंगे रिएक्शंस, नेक्स्ट वाली। हमने सब्स्टिट्यूशन में समझा SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल है। जो इसमें इंपॉर्टेंट वाली है वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो व्हेन हेलो एल्केन्स, ये आप देख सकते हैं हेलो एल्केन, ये X और ये H, ये जिस पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन है, हैविंग बीटा हाइड्रोजन बिल्कुल है।
एटम इज हीटेड विद कॉन्सेंट एल्कोहलिक एओएच, किसके साथ हीट करेंगे उसे? एल्कोहलिक एओएच, या फिर आप इसे लिख सकते हो इथेनोलिक एओएच। एओएच या केओएच? केओएच। केओएच क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। केओएच क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। जब आप क्या करेंगे? व्हेन हेलो एल्केन्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद एल्कोहलिक KOH, या फिर आप इसे लिख सकते हो इथेनोलिक KOH। इथेनोलिक। सो बीटा एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और जब अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डबल बॉन्ड। मतलब सी पर अब क्या हो चुका है? इधर भी डबल बॉन्ड H और इधर भी डबल बॉन्ड H, एक सिमेट्रिकल टाइप की एल्कीन बन चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं? इथ प्लस इन, इथीन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो इथीन वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज किया रिएजेंट? एल्कोहलिक KOH, और रिमूव क्या हुआ साइड प्रोडक्ट में? -KX - H2O। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। आप और भी समझ सकते हैं इनके बारे में पॉइंट्स, जैसे कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन अल्फा हाइड्रोजन। अगर ऐसा हो जाता है किसी तरीके से कि जहां पर कार्बन पर हेलोजन है, जिस कार्बन पर, उसके दोनों तरफ कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट है कि एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, एक टाइप से ज्यादा, द एलिमिनेशन ऑफ एचएस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। उस केस में क्या होगा? इट स्टेट्स लाइक इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ एचएक्स, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, the preferred product is that alkene which has a greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom। तो उसके केस में क्या होगा? उसके केस में ये होना है, the preferred product कौन सा होगा? preferred product is that alkene which has greater number, is that alkene कौन सा alkene होगा? बताइए। the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups, जितने ज्यादा alkyl groups होंगे। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हुए मतलब सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा है, मतलब आप कहेंगे हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब जितने कम हाइड्रोजन होंगे आप किसी भी तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको बीटा एलिमिनेशन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया 2 ब्रोमोपेंटेन, तो नंबरिंग आप राइट से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। 2 पे क्या है? ब्रोमो, और 5 कार्बन के चेन, पेंट प्लस एन, पेंटेन। क्या यूज करना है? एल्कोहलिक KOH। कौन सा एलिमिनेशन होगा? बीटा एलिमिनेशन। कितने कार्बन है बीटा वाले? 2, एक 1 वाला और एक 3rd वाला। 1 पे 3 हाइड्रोजन और 3 पे 2 हाइड्रोजन। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा? जब आपने HX रिमूवल किया, मान लीजिए पहले किया आपने 3 वाला और फिर किया आपने 1 वाला, तो अगर आपने 1 से H लिया है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या कह रहा हूं मैं? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम बोलेंगे पेंट 1 इन। 1 पे इन है तो पेंट 1 इन, ये अराउंड बना है 19%। परसेंटेज पर भी ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे एल्कोहलिक KOH हम यूज कर रहे हैं, यहाँ क्या बना है? यहाँ पर बना है पेंट 2 इन, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। मतलब इसके केस में 3 वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अगर हमारा 3 वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर आप हाइड्रोजन काउंट करिए टोटल 2, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन काउंट करिए 3। ऊपर वाले में डबल बॉन्डेड कार्बन पर कार्बन की चेन काउंट करिए, कितनी है टोटल? भाई एक तो इसने बना रखी है, इसने 2। और अगर मैं नीचे वाले में काउंट करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उनके अलावा यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन एक कार्बन से, और ये वाला कार्बन भी किससे जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। तो दोबारा समझाता हूँ। जैसे ऊपर वाले में जब आप देखेंगे जो डबल बॉन्डेड कार्बन हैं दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, मतलब टोटल इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, क्योंकि दूसरा यहाँ पर R ग्रुप है और यहाँ पर भी R ग्रुप है। बट अगर नीचे वाले में देखें तो दोनों कार्बन पर अलग अलग हाइड्रोजन है, एक पर एक है और दूसरे पे 2 है, तो टोटल 3 है। जो 2 वाला है उस पर सिर्फ दोनों हाइड्रोजन है,
और जो एक वाला है उस पे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन की चेन है। तो इस वजह से क्या होगा, पेंट वन इन लेस कहेंगे आप लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, माइनर ही होगा। और जो 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन का अगर मैं अल्कोहलिक की यूज कराता हूं, तो पेंट टू इन आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पेंट टू इन क्या बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट। इसमें मोर सब्स्टिट्यूशन है और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आई होप एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। ठीक है, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए आपने ले लिया हेलोएल्केन कोई भी CH3 CH2 Br, जिसको हम कह देते हैं ब्रोमो इथेन। अगर ये ब्रोमो इथेन है और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कर दी, तो मेटल क्या करेगा, इनके बीच में आ जाएगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 MgBr। ठीक है, क्या बन जाएगा ये आपका CH3 CH2 MgBr। आप इसको कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर आप कहेंगे मिथाइल नहीं, ये है आपका कौन सा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। Mg मैग्नीशियम है और Br ब्रोमाइड है। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके अंदर ना एक कमी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में Gr लिख देते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर ये कमी है कि इसको कहीं से भी मॉइस्चर मिल जाता है या फिर H पॉजिटिव वाला पॉइंट मिल जाता है, तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और क्या बना देता है, CH3 ठीक है, और साइड में H2O एंड MgBrOH। ठीक है, CH3 जिसको हम बोलेंगे इथेन, ये कमी है किसके अंदर बताइए, ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर। ग्रिग्नार्ड रीजन को अगर कहीं से भी H पॉजिटिव मिल गया, चाहे ROH की फॉर्म में मिले या वाटर के फॉर्म में मिले या मॉइस्चर आ जाए, तो होगा क्या, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 मतलब इथेन प्लस में MgBrOH। CH3 प्लस में MgBr और OH। MgBrOH जिसको आप बोल सकते हो मैग्नीशियम ब्रोमाइड हलाइड, है ना। और CH3 क्या है, इथ प्लस एन इथेन। आई होप समझ में आया होगा। तो आप कोई भी रिएक्शन कर लेना, फिर इससे कोई भी रिएक्शन लगा रखी हो, अगर मॉइस्चर मिल गया तो सीधा अपने मन मर्जी में चलता है एल्केन में। नेक्स्ट कुछ और रिएक्शंस देख लेते हैं, सम इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, जैसे कि कुछ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स। RX पर अगर AgNO2 डालोगे तो NO2 नेगेटिव अटैक करके क्या बना देगा, RNO2 प्लस AgX। RX पर अगर NaNO2 या KNO2 डालोगे, सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट, तो RONO बनेगा, साथ में KX प्लस AgX निकल जाएगा। RX पर अगर KCN या NaCN डालोगे तो बन जाएगा RCN प्लस KX या NaX। RCN साइनो एल्केन या एल्काइल साइनाइड या फिर एल्केनाइट्राइल, ठीक है, या फिर एल्काइल नाइट्राइल। अगर RX पर वहीं पर AgCN डाल दिया तो बनेगा RNC मतलब आइसोसाइनो एल्केन प्लस AgX। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। बहुत सिंपल है, अमोनिया की हेल्प से बॉन्ड को ब्रेक करना है, RX वाले को मतलब कार्बन हेलोजन को, मतलब जो हेलो एल्केन्स हैं। हॉफमैन ने की थी, इसलिए इसको बोल देते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। होता क्या है इसमें, स्टार्टिंग में हम लेंगे RX और फिर NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसका एक H और इसका X निकल जाता है -HX, और क्या बन जाता है RNH2। फिर हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, RH के साथ, फिर क्या बन गया RRNH, ठीक है, मतलब R2NH, और क्या साइड से निकल गया HX। फिर हमने RH के साथ रिएक्शन करा दी, HX साइड में निकल गया, क्या बन गया R3N। मैं रिपीट कर देता हूँ, RX पर NH3 -HX RNH2 प्राइमरी अमाइन, RX फिर कर दिया तो R2NH सेकेंडरी अमाइन, और फिर RX कर दिया तो R3N टर्सरी अमाइन। यहां तक तो टर्सरी अमाइन मिल गया। अब फिर से अगर RX डाल दिया तो अभी भी क्या होगा, लोन पेयर तो प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, तो वो अटैक कर देंगे, और जिस वजह से क्या होगा, यहाँ क्वाटनरी सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बन गया R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, जिसको हम कहेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है,
इसको हम क्या कहेंगे? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम करेंगे सेशन को समराइज। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स की, और फिर हमने देखी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो भी पॉइंट्स देखे वो आपको सभी क्लियर है। पहले हमने क्या देखा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स जनरली हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स में तो सिर्फ वैन डर वाल इंटरेक्शंस है, बट इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मतलब जो हमारा बॉन्ड है CX बॉन्ड वो कैसा होता है? पोलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, दे आर ऑफन लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि ये वाटर के बीच में जो या ना तो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, या ना ही वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जो OH बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने में सक्षम है। फिर आता है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड की प्रकृति। द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। क्योंकि जो हेलोजन है, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उनमें खुद में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है और साइज इंक्रीज होता है, बट स्टिल सारे हेलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है। तो कार्बन हेलोजन की अगर बात करें तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड द हेलोजन। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दिस पोलरिटी अफेक्ट्स द रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। डेफिनेटली ये अफेक्ट करता है। पोलरिटी किस चीज को? अफेक्ट्स द रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। जो जितना ज्यादा पोलर होगा उसके रिएक्टिव होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अब आते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इसके अलावा हमने कवर किया था केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हेलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर द हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। ये दो तरीके से जा सकता है, SN1 और SN2। दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन एलिमिनेशन रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। एलिमिनेशन जो हमने बीटा एलिमिनेशन देखा था, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या फिर द हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर और माइनर होगा। किस केस में? जब एलिमिनेशन के टाइम पे वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन मोर देन 1 हो। ठीक है, मतलब दो एक से ज्यादा हो। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। तो 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स में हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्योंकि हेलो अरीन्स में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और न्यूक्लियोफिलिक क्या न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है हो तो जाता है, बट बहुत मुश्किल से होता है, या कुछ आपको ग्रुप अटैच करने होते हैं जो कि विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप? विड्रॉइंग, स्ट्रांगली विड्रॉइंग। तो हेलो अरीन्स जैसे जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, ये रिएक्ट नहीं करते, ये किसके साथ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में काउंट नहीं होते। समझिए ध्यान से। हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव, सोलुबल तो हमने देख लिया, आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर जो अनायन बन रहा है वो से रेजोनेट आप क्या कह सकते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करने के लिए हमारी जो रिंग है वो रेडी है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? हेलो अरीन्स आर लेस रिएक्टिव किसके लिए? टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? ड्यू टू द रेजोनेंस। जब आप रेजोनेंस के अकॉर्डिंग वहां पे देखेंगे तो वहां पर एक तो रेजोनेंस आ गया, दूसरा हेलोजन रिमूव करने से मान लीजिए बेंजीन ही है और आपने हेलोजन रिमूव करना चाहा तो फिनाइल कार्बोकटाइन बनेगा जो कि वैसे ही अनस्टेबल है। sp2 कार्बन है, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर कार्बन Cl के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसको ब्रेक डाउन करना उतना आसान नहीं है। They can undergo electrophilic substitution reactions where the halogen atom directs incoming electrophiles, not incompletes। तो अगर हमने कोई भी ग्रुप यहाँ पर अटैच कर रखा है किसी बेंजीन रिंग पर, ठीक है, या किसी एरोमेटिक रिंग पर, तो होगा क्या? ये ग्रुप डिसाइड करेगा इनकमिंग
ग्रुप की अटैचमेंट को। मतलब जब आने वाला ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है तो दे कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, substitution reaction easily because where the halogen directs incomplete electrophiles to ortho and para position। तो अब ये डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप कहां पर अटैच होगा, तो ये डिसाइड करेगा इनकमिंग, इनकम्प्लीट नहीं इनकमिंग। तो मैं क्या कहना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये जो हमारे हेलो अरीन्स हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जा सकते हैं, जहां पर क्या होता है जो हेलोजन एटम है, अगर मैं कोई और ग्रुप नहीं लगाता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेलो अरीन्स की, तो अगर मैं यहाँ पर कोई हेलोजन लगा देता हूं, चाहे Cl चाहे Br, तो वो क्या डिसाइड करेगा, चाहे कोई आप X कह दीजिए जनरल फॉर्म में, तो वो क्या डिसाइड करेगा, हेलोजन एटम डायरेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। कौन सा डोमिनेंट इसमें फैक्टर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर यहाँ पर डोमिनेंट होगा, जिस वजह से जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आएगा। जब हम रेजोनेंस करके देखेंगे तो होगा क्या, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, जिस वजह से वो या तो ऑर्थो पर अटैच होना पसंद करेगा या पैरा पर अटैच होना पसंद करेगा, और पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है, जिस वजह से मेजर प्रोडक्ट में काउंटेबल होता है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं एक फाइनल कंक्लूजन पॉइंट देता हूँ कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इजीली जाते हैं, बट लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड क्योंकि क्या आ जाता है, कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड डाला जाता है जब हम इस हेलोजन को रिमूव करना चाहते हैं किसी अरीन रिंग से ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा, जब हम हेलोजन रिमूव करते हैं तो फिनाइल कार्बोकटाइन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, तीसरा sp2 कार्बन से अटैच्ड है। इस तरह से हमारे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो हेलो अरीन्स को लेस रिएक्टिव करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखी, उसमें हमने क्या देखा, these reactions proceeded either by SN1 और by SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। SN1 हमने देखा, 1 दिखा रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, 2 दिखा रहा है SN2 में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। 1 दिखा रहा है कि ये 2 स्टेप में होगा और 2 दिखा रहा है कि एक स्टेप में होगा। याद रखना है S4 सब्स्टिट्यूशन, N4 न्यूक्लियोफिलिक। इसमें डिपेंड करता है रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन में SN1 में, और SN2 पे हमें देखनी होती है क्योंकि बैक साइड अटैक होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखना होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दोनों के रिएक्टिविटी ऑर्डर एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं। SN1 में आप टर्शरी को ज्यादा रिएक्टिव मानेंगे तो SN2 में आप मिथाइल या फिर मिथाइल के बाद आप प्राइमरी को ज्यादा रिएक्टिव मानेंगे। SN1 आपका जो 2 स्टेप में होगा, पहले स्टेप में कार्बोकटाइन जनरेट और दूसरे स्टेप में अटैक होगा कार्बोकटाइन पर। क्योंकि कार्बोकटाइन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर हो जाएगा, जिसपे 2 केस मतलब 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं अटैक करने की। 2 पॉसिबिलिटीज होने की वजह से वहां पर हमें एक मिक्सचर मिलेगा जो कि रेसमिक मिक्सचर होगा ड्यू टू द इक्विमोलर, और वो इक्विमोलर मिक्सचर होगा क्योंकि जो अटैक ऑफ जो पॉसिबिलिटी है अटैक करने की वो इक्वल है। 50% अगर अबव द प्लेन हो रहा है तो 50% ही बिलो द प्लेन अटैक होगा। ठीक है एवरीवन। SN2 में क्या है, बैक साइड अटैक है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म है, 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बीच में जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। ब्रेक कौन होगा, लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड। फॉर्म कौन होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसका बॉन्ड। ठीक है एवरीवन। चलिए, ये SN1 और SN2 की बातें होगी, इनकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने देखी एलिमिनेशन रिएक्शन जिनमें एलिमिनेशन होता है, जैसे बीटा एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये कोई हेलो एल्केन ले लिया CH3 CH2X, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा और बीटा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। रिमूव मतलब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेट हो जाता है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, KX एंड H2O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। एक हेलो एल्केन से आप किस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, एल्कीन की तरफ। अब एल्कीन स्टेबलाइज कौन सी होगी, मेजर कौन सी होगी, वो डिपेंड करता है सेट-जेफ रूल पर। मतलब सेट-जेफ रूल ये कहता है, अगर आपके पास मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन, 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन है, मतलब जैसे यहाँ पर एक ही टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, चाहे आप इसको देखिए, चाहे इसको देखिए या इसको देखिए, बट अगर एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर दोनों टाइप के बीटा हाइड्रोजन भी जा सकते हैं बीटा एलिमिनेशन के अंदर। अगर ऐसा हो सकता है तो आपको जो डबल बॉन्ड है
वो मिलेगा दो अलग अलग पोजीशंस पर, मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट। कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा वो डिपेंड करेगा कि आप सेट जेफ रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मतलब जितना ज्यादा डबल बॉन्ड हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, जितने कम डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर हाइड्रोजन होंगे और जितने ज्यादा आर ग्रुप मतलब चेन्स या फिर कार्बन की चेन अटैच होंगी, उतना ज्यादा वो क्या होगा बताइए, उतना ज्यादा वो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब वो हाईली स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट होगा। बट इस केस में क्योंकि एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है, तो इसमें सेट जेफ रूल का कोई रोल नहीं है, दोनों पे दो दो हाइड्रोजन आप देख सकते हो दोनों कार्बन पर। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने अगर X को Cl मान लूं तो हेलो इथेन कह लीजिए या क्लोरो इथेन से हमने किस तरीके से एल्कीन को प्रिपेयर किया। एल्कीन जो क्या बना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हमने देखी रिएक्शन विद मेटल्स, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी आपने एल्काइल हैलाइड लिया CH3CH2Br, जिसको हम कह सकते हैं ब्रोमो इथेन, उसकी रिएक्शन करी आपने मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ध्यान रखना है इसकी एक लिमिटेशन होती है, अगर ड्राई ईथर नहीं है, ड्राई ईथर नहीं है और मॉइस्चर मिल जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहीं से भी, तो क्या होता है प्रोडक्ट वो अपनी मर्जी से बनाता है, फिर आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं होता। आपने चाहे कोई भी रिएक्शन लगा रखी हो, वो सीधा एल्केन की तरफ जाके रोकेगा। जैसे उसे मॉइस्चर मिलता है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जो आपका ये बना है ना इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आप ऐसे समझ सकते हैं कि HOH इस तरीके से CH3CH3 और MgBrOH बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल, ये तो हमारा बना इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम RMgX कह सकते हैं, जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसको शॉर्ट में GR कह देते हैं। विक्टर ग्रिग्नार्ड को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत सारी रिएक्शंस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये कितने भी कार्बन इंक्रीज करने में काम आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप इस चेन को कितने कार्बन की लेके चल रहे हो। ठीक है, बस इसके अंदर तो एक ही कमी है जो इसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी हम काम ले लेते हैं। वो कमी ये है कि आप कोई भी रिएक्शन लगा के बैठे हो, जैसे ही आपने इसको मॉइस्चर दिया, इसको कहीं से भी मॉइस्चर मिला, तो मॉइस्चर या हाइड्रस कंडीशंस में ये सीधा एल्केन की तरफ चला जाता है। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको समझ में आई होंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस भी। तो ये हमारी रिएक्शन विद मेटल है, मैं रिपीट कर देता हूँ, CH3CH2Br प्लस Mg गिव्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3CH2MgBr। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने देखी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, जिनमें आप क्या क्या ले सकते हो। जैसे RX प्लस AgNO2 क्या देगा आपको, RNO2 नाइट्रो एल्केन प्लस AgX। RX प्लस NaNO2 या KNO2 क्या देगा, RONO प्लस KX या NaX, डिपेंड करता है आप क्या लेके चल रहे हैं। RX प्लस KCN या NaCN आपको क्या देगा, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइड बोल सकते हो या साइनो एल्केन बोल सकते हो, प्लस KX और NaX, डिपेंड ऑन यू आप स्टार्टिंग में क्या लेके चल रहे हैं। RX प्लस AgCN अगर करोगे तो RNC मतलब आइसोसाइनाइड मिलेंगे आपको, प्लस AgX। उसके बाद हमने जो देखी थी वो हॉफमैन अमोनोलिसिस देखी थी, अमोनिया की हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड को। कैसे, आपने RX की रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ NH3, तो यहाँ से H अमोनिया का H और ये X चला गया, माइनस HX बन गया RNH2 प्राइमरी अमाइन। फिर आपने RX की रिएक्शन करा दी तो बन जाएगा R2NH सेकेंडरी अमाइन। फिर अगर RX की रिएक्शन करा दी तो बन जाएगा R3N टर्शरी अमाइन, HX निकल गया और HCA और HCA। ठीक है, फिर अगर आपने RX की रिएक्शन करा दी तो अब बन जाएगा आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ये सॉल्ट बन गया, कटायनिक और अनायनिक है, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है एवरीवन, ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बना है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ये हमने आज की क्लास में देखा, क्या क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, और हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हमने उनमें काफी सारी रिएक्शंस देखी, जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी रिएक्शंस को
इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपको अपने माइंड में रखना है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे पॉइंट आपके माइंड में एक साथ रहेंगे, तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो किसी का भी ऑर्डर पूछ सकता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, स्टेटमेंट्स दे देगा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको कन्वर्जेंस में या रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट पूछ लेगा, या ए और बी दे के रिएजेंट पूछ लेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मल्टीपल टाइप के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट टाइप के भी, मल्टीपल रिएक्शन को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है एवरीवन। सो आई होप आज की क्लास में हमने जो भी कवर किया है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद।